हाल ही में चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था। इसे ऐसे करो, हाल ही में लॉन्च किया गया भारतीय चंद्रमा मिशन चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर कब तक पहुंच जाए। तो चंद्रयान 3 के बारे में हम पहले बात करते हैं। चंद्रयान 2 तो अराउंड 1-2 years अगो हमने चंद्रयान 2 लॉन्च किया था। ठीक है। चंद्रयान 2 जब लॉन्च किया गया था तो चंद्रयान 2 से लैंडिंग से पहले ही हमारा कनेक्शन अनफॉर्चुनेटली टूट गया था। लेकिन उसके बाद भी हमने हार नहीं मानी, हमने फिर तैयारी की कि हम लैंडिंग जो 2023 में कराएंगे। तो 14 जुलाई 2023 को 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था। सब कुछ स्मूथली, पहले जो भी गलतियां पहले हुई थी उनसे सीखते हुए चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ। लॉन्च होने के बाद आज 23 अगस्त को ये मून की जो चंद्रमा की साउथ पोल है उसकी सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग इसकी हो जाएगी। और आज ही हम इतिहास रचने वाले हैं क्योंकि मून की साउथ पोल पे, लुनार की साउथ पोल पे अभी तक सिर्फ 3 कंट्री ने सॉफ्ट लैंडिंग कराई है। सोवियत यूनियन, जब रशिया और सोवियत यूनियन के कुछ कंट्रीज उसका पार्ट थी, यूएस और चाइना। अगर आज हमारी सॉफ्ट लैंडिंग वहां पे हो जाती है, जो कि हमें पता है कि हो जाएगी बिकॉज सब कुछ स्मूथली जा रहा है और इट इज क्लोज टू द सरफेस ऑफ द मून, तो आज हम विश्व में चौथी ऐसी कंट्री बन जाएंगे, चौथा वो देश बन जाएंगे जिसने मून के साउथ पोल पे चंद्रयान भेजा है। ठीक है। तो इसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक कोट है, दैट इज के क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला यह भी सही वह भी सही, वरदान नहीं मांगूंगा मैं हार नहीं मानूंगा। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो ये जो शब्द कहे थे एक समय, तो ये आज हमारे चंद्रयान 3 के कंटेक्स्ट में बिल्कुल सटीक बैठ रहे हैं कि हमने चंद्रयान 2 से स्टार्ट किया था जब हमें निराशा मिली, लेकिन हम फिर से उठ खड़े हुए और आज हम इतिहास रचने जा रहे हैं कि चंद्रयान 3 23 अगस्त को मून की सरफेस पे सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला है। क्योंकि कल भी चंद्रयान 3 जब से वहां पे पहुंचा है तब से उसने हमें इमेज भेजनी स्टार्ट कर दी है। ठीक है। तो कुछ चीजें हमें चंद्रयान 3 के बारे में जाननी बहुत जरूरी है। सबसे पहला तो इसकी लैंडिंग आज होने वाली है 23 अगस्त 2023 को। स्टार्ट कब हुआ था? ये 14 जुलाई 2023 को। लैंडर, जो इसका लैंडर है जो लैंडिंग करेगा, दैट इज द विक्रम। और जो इसका रोवर है जो इसको वहां पर लेकर गया है, लैंडर इज अ सेपरेट पार्ट ऑफ द सैटेलाइट और रोवर इज अ सेपरेट पार्ट। तो हमने लैंडर का नाम विक्रम रखा था, रोवर का नाम प्रज्ञान। और ये ऐसे ही नाम नहीं रख दिया कि बेटा हमने नाम ऐसे ही रख दिया। विक्रम is on the name of the great scientist. He is a विक्रम साराभाई। ने पढ़ा होगा उनके बारे में। विक्रम साराभाई इज द ग्रेट साइंटिस्ट जिनके नाम पे जिन्होंने इसरो में काम भी किया है। ठीक है। और बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन उनका रहा है रॉकेट साइंस में। तो विक्रम साराभाई के नाम पर विक्रम है और रोवर का नाम है प्रज्ञान। और हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था? मून की सरफेस पे सॉफ्ट लैंडिंग करवाना। अब मून की सरफेस पे अब क्वेश्चन ये आता है कि मून तो काफी लोगों ने भेजा हुआ है, तो बेटा जो विजिबल पोर्शन है मून का वहां पर तो सबने भेज दिया है, विजिबल पोर्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जो मून की डार्क साइड है जो हमें दिखाई ही नहीं देती है, उस साइड में ऐसा माना जाता है कि वहां पर प्रीशियस मटेरियल्स हैं, वहां पर पानी अवेलेबल हो सकता है या एयर एटमॉस्फेयर कुछ अवेलेबल हो सकता है, इसलिए हम वहां पे अपना एक्सप्लोरेशन भेज रहे हैं। ठीक है। और ये आज सक्सेसफुल हो जाता है और वी आर गोना बी फोर्थ कंट्री इन द वर्ल्ड हु हैव सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द लूनार साउथ पोल। ठीक है। तो ये कुछ चंद्रयान 3 के बारे में बात हुई। अब हाल ही में रूस का स्पेसक्राफ्ट क्षतिग्रस्त हो गया। देखो इसी से ये रिलेटेड है। उसका नाम क्या है? रूस ने एक स्पेसक्राफ्ट भेजा था मून की सरफेस पे, दैट इज लूना 25। ठीक है। लूना 25, लूना 25 अभी वहां पे क्रैश हो गया है। ठीक है। वहां की लूनार की सरफेस पे क्रैश हो गया। और देखो ये हमारे लिए बहुत उसकी सौभाग्य की बात है कि हमारा चंद्रयान अभी तक वहां पे है। ठीक है। तो रशिया का स्पेसक्राफ्ट, तो रशिया तो अब लिस्ट से बाहर हो गया, अब दोबारा रशिया
रशिया ने मैंने बताया कि सोवियत यूनियन का जब रशिया पार्ट था तब भेजा था, तो तब ये सक्सेसफुल हो गए थे, बट अब रशिया अलग एक सेपरेट कंट्री है, तो अभी रशिया का ये मिशन अभी फेल हो गया। ठीक है, और अभी तक याद रखना सोवियत यूनियन ने भेजा है लूनार सरफेस पे, ठीक है, यूएस ने भेजा है और चाइना ने, और हमने अगर भेज दिया तो वी आर गोना बी द फोर्थ कंट्री एंड फोर्थ कंट्री विल बी इंडिया। ठीक है, तो हम अब फोर्थ कंट्री हम बनने वाले हैं, दैट इज इंडिया, और बी ऑप्टिमिस्टिक, हम ऑप्टिमिस्टिक हैं। ठीक है, अपनी जो प्रीवियस हमारी मिस्टेक्स रही है उनसे सीखते हुए। ठीक, तो ये कुछ चीजें हैं, बाकी ऐसे कह रहे हैं कि सॉफ्ट लैंडिंग आप देख भी सकते हो, ऑनलाइन टेलीकास्ट होगा, लाइव टेलीकास्ट भी होगा उसका, आई थिंक इसरो प्रोवाइड करा रहा है लाइव टेलीकास्ट, तो आप अपने टीवी पे या फोन पे उसका ऑनलाइन टेलीकास्ट भी देख सकते हैं, लाइव टेलीकास्ट। साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति का क्या नाम है? इनका नाम है कायरिल रामाफोसा। और क्यों हम इसे पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये अभी बहुत न्यूज में है, क्योंकि इस बार बेटा ब्रिक्स की जो अध्यक्षता है वो साउथ अफ्रीका कर रहा है, और साउथ अफ्रीका ने अफ्रीका की जो छोटी छोटी और कंट्रीज है उनको भी ब्रिक्स में इनवाइट किया है। हो सकता है कि ब्रिक्स एक बड़ी ग्रुपिंग बन जाए, एक और बहुत बड़ी ग्रुपिंग ब्रिक्स बन जाए। ठीक है, तो कायरिल रामाफोसा साउथ अफ्रीका के अभी प्रेसिडेंट है, और इंडिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो वहां पे जा रहे हैं, चाइना से भी शी जिनपिंग जी के आने का वो है कि वो आ जाए। और अगर हम रशिया की बात करें तो बेटा रशिया का भी तुम्हें पता ही है, रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, दैट्स व्हाई व्लादिमीर पुतिन ऑनलाइन लाइव उसे वर्चुअली समिट में पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये कुछ बातें हैं। और नेक्स्ट है, भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है? ये है मनसुख मंडाविया। तो अभी जैसे हमने बताया ना कि गांधीनगर में जीआई डी ये हुआ है ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ। तो ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ जो हुआ है जीआईडीएच, इसमें हमारे केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया रहे हैं जिन्होंने ये सारा ऑर्गेनाइज करा है गांधीनगर गुजरात में। डब्ल्यूएचओ के चीफ भी हमारे यहाँ आए हैं, और जैसे कि हमारी बहुत सारी चीजों पे बात हुई है, जैसे कि ट्रेडिशनल मेडिसिन पे हुई है और डिजिटल हेल्थ पे। डिजिटल हेल्थ इन द सेंस कि जैसे कि अगर हम वैक्सीनेशन की बात करें कोविड-19 की, तो सबने ऑनलाइन बुक किया, जो स्लॉट अवेलेबल था आसपास जो भी वैक्सीन लगा रहे थे, जो भी डॉक्टर्स वगैरह, उनसे कांटेक्ट ऑनलाइन ही हो गया था। हमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ी कि क्या होता था, डिजिटल पता नहीं होता, कहीं पे जाके बुक करो, वहां पे फॉर्म फिल करो, 100 चीज होती थी, आप ऑनलाइन डिटेल दो, वो हो जाता था। तो यही कुछ चीजें हैं डिजिटल हेल्थ में कि आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं, ऑनलाइन मेडिसिन आप मंगा सकते हैं। और ये जो एप्स जो कोविड-19 के वैक्सीन वगैरह हैं, ये हमने अदर कंट्रीज में भी उसको एक्सपोर्ट भी इम्पोर्ट भी सॉरी एक्सपोर्ट भी किया है, इम्पोर्ट तो अपनी कंट्री में मंगाना होता है। और उसके साथ साथ जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है, जैसे कि हमारा आयुष है, आयुर्वेदिक जो है हमारा, तो जो आयुर्वेदा है वो चीजें भी उनको प्रोवाइड करा जाए, इसके बारे में और जो इन्फॉर्मेशन है वो उनको अवेलेबल की जाए। और हमारे यहाँ पे तुम्हें पता होगा इस बारे में, हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा फॉरेन ट्रैवलर्स आते हैं इलाज के लिए, क्योंकि बेटा हमारे यहाँ पे पता ही है होम्योपैथी, ठीक है, आयुर्वेदा और यूनानी, ये सारी मेडिसिन हमारे यहाँ पे अवेलेबल है, और इस इलाज के लिए लोग यहाँ तक आते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना, मनसुख मंडाविया पूछ लेते हैं कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है, क्योंकि वो न्यूज में रहे हैं। अब ब्रिक्स के बारे में एक बार फिर से बात करते हैं। ब्रिक्स समिट 2023 साउथ अफ्रीका में कहाँ आयोजित होगा? अब ये मैं उस दिन बताना तुम्हें भूल गई थी कि जोहान्सबर्ग जो सिटी है साउथ अफ्रीका में, जोहान्सबर्ग में होगा, और ये इस बार जो है ये 15th ब्रिक्स समिट है। ठीक है, 15th ब्रिक्स समिट है और जोहान्सबर्ग में होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मुद्रा रुपया प्रथम बार किसने प्रारंभ कराई थी? तो भारतीय मुद्रा पे अभी हम क्यों क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि 19 अगस्त इसमें 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली बार कोलकाता से मिंटेड कॉइन वो किया था लॉन्च। बेटा कॉइन जो होते हैं, व्हाट इज द मिंटिंग ऑफ कॉइन? मिंटिंग ऑफ कॉइन मींस कॉइन को बनाना। ठीक है, नॉर्मल बनाने का जो प्रोसेस होता है उसे कहते हैं मिंटिंग, प्रॉपर वे में। ठीक है, तो पहला जो कॉइन बना था, फर्स्ट कॉइन, जिसका नाम क्या था? रुपी। ठीक है, अब हम इसे रुपी कहते हैं ना, जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इसका नाम रुपी कर दिया, बट दिस इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड रुपया। और रुपया जो है
रुपया एक संस्कृत वर्ड है और उसका नाम है रोथ सिल्वर। ठीक है, रोथ सिल्वर मतलब उसे कह सकते हैं कि मिंट, चांदी जो आप मिंट कर देते हैं, चांदी को सिक्के में कन्वर्ट कर देते हैं, वो उसका मतलब वो होता है। ठीक है, तो रोथ सिल्वर ये संस्कृत वर्ड है रुपया। और लॉन्च किसने किया था सबसे पहली बार? ये किया था शेरशाह सूरी ने। उससे पहले हमारे यहाँ पे करेंसी ऐसा नहीं था कि कॉइन्स नहीं होते थे, जैसे कि हम कनिष्क के टाइम की बात करें, वैदिक पीरियड के बाद कनिष्क ये सब आए तो उनके टाइम पे कॉइन थे, बट दे आर नॉट प्रॉपरली मिंटेड कॉइन। वो चांदी के बन जाते थे, उनपे क्या रहता था, उनकी तस्वीरें रहती थी, निशान रहते थे। जैसे कि अगर हम कॉइन की बात करें तो इसमें भी हड़प्पा सभ्यता में भी मिले हैं, हमें सील मिली है, कॉइन्स मिले हैं। ठीक है, लेकिन एक प्रॉपर वे में जब करेंसी लॉन्च करी थी, करेंसी का जो पर्पस है वो शेरशाह सूरी ने 16th सेंचुरी में करी थी और उसका नाम इन्होंने रखा था रुपया। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है कि भाई रुपया पहली बार किसने लॉन्च किया था? शेरशाह सूरी। और पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहाँ लॉन्च किया था? कोलकाता में लॉन्च किया था। और तुमको पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ पे मिंटिंग कहाँ कहाँ पे होती है, जो कॉइन की मिंटिंग है वो हमारे यहाँ पे कहाँ कहाँ होती है, ये थोड़ी सी जानकारी पता होनी चाहिए। हाँ, मुंबई, मुंबई की कॉइन की बात करते हैं, जो मिंटिंग मुंबई में होती है। तो मुंबई में जो मिंटिंग होती है वहां पे जो भी कॉइन बना रहेगा ना, उसके ईयर, ये जैसे कि यहाँ पे ईयर लिखा है तो 23 लिख देते हैं, तो वहां पे ना डायमंड की शेप बनी होगी। ये मुंबई के कॉइन की पहचान है। अब कभी भी कॉइन देखो तो देखना कि मिंट कहाँ हुआ है। फिर एक मिंटिंग होती है बेटा कैलकटा में। कैलकटा में जो है, जो कैलकटा वाला है उसमें ईयर के नीचे कोई निशान नहीं होता। जैसे कि फॉर इंस्टेंस हम लिख रहे हैं, यहाँ पे ब्लैंक रहेगा, यहाँ कोई निशान नहीं रहेगा कैलकटा वाले मिंट में। अब नेक्स्ट मिंट हम देख रहे हैं हैदराबाद मिंट। तो हैदराबाद मिंट में स्टार टाइप का रहेगा। ये हमने किसका पढ़ा? मुंबई का। ये मुंबई है, ये कैलकटा, कैलकटा वाले में कुछ नहीं है, यानी कोलकाता वाले में पहली बार यही मिंट हुआ था, तो इसके नीचे कुछ नहीं लगाते, ना ईयर लगाते हैं, कुछ भी नहीं लगाते। और जो हैदराबाद वाला है उसमें स्टार रहता है, स्प्लिट। ईयर के नीचे जो ईयर लिखा रहता है ना, उसके नीचे स्टार स्पिरिट रहता है। और एक और मिंटिंग होती है जो हमारे यूपी में होती है, दैट इज नोएडा में। और हमारे वाले में एक छोटा सा डॉट लिखा रहता है नोएडा वाले में। तो हमारे यूपी में जो होती है उसमें सिर्फ डॉट रहता है, ये नोएडा का कॉइन है। तो ऐसे करके आप पता भी कर दे, कॉइन को देख के बता सकते हो कि मुंबई में मिंट हुआ है, कोलकाता में मिंट हुआ है, या वो मिंटिंग मतलब बनाना, जहाँ पे वो बनता है, मिंट होता है, छपता है, उस पर प्रिंटिंग जो भी होती है, वो सारी चीजें कॉइन के बारे में ये है। पहले कब लॉन्च हुआ था ये इसमें डेट आ गई, और ये कॉइन के बारे में जानकारी है। और उसके बाद से ही जब ये इन्होंने वो कर दिया था ना लॉन्च, उसके बाद से ही शेरशाह सूरी ने, तो ये हमारी फिर करेंसी बनती चलेगी। फिर मुगल्स ने भी इसे ही चलाया, क्योंकि करेंसी फिर वैलिड लगी उनको। क्योंकि उससे पहले क्या होता था, गोल्ड के कॉइन्स या सिल्वर के कॉइन्स। अब गोल्ड के कॉइन्स सिल्वर कॉइन्स में क्या प्रॉब्लम है? महंगे हैं, क्योंकि अब महंगे हैं तो बेटा उसके लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। क्योंकि हमने बात करी थी गुप्ता के पीरियड में, गुप्ता पीरियड में बहुत सारे गोल्ड कॉइन्स मिले। उस टाइम पे ट्रेड बहुत अच्छा चल रहा था, तो इसलिए गोल्ड आ रहा था। अब जब ट्रेड अच्छा नहीं था तो इतना गोल्ड हम कहाँ वेस्ट कर सकते हैं? ठीक है, तो इसलिए गोल्ड और सिल्वर के कॉइन बंद करवाने पड़े। इसलिए फिर तुमने नाम सुना होगा, मोहम्मद बिन तुगलक था, नाम सुना है? उसे पागल राजा भी कहते हैं, है ना। बाकी वो पागल नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो थोड़ा लॉजिकल था। हालांकि वो जो पॉलिसी लेकर आता था ना, वो जल्दबाजी में लेकर आ जाता था। जैसे कि मैं बताऊं, टोकन करेंसी तुम्हें मैंने बताया था शायद, कि उसने क्या किया था, वो लॉन्च कर दिए थे कॉपर के सिक्के। अब कॉपर तो सस्ता है, कॉपर तो घर घर में कॉपर ले लो तुम। तो फिर क्या किया, जब उसने कॉपर के सिक्के लॉन्च कर दिए तो सबने कॉपर के सिक्के बनाने स्टार्ट कर दिए, घर घर में मिंटिंग स्टार्ट हो गई। अब फिर उसकी वैल्यू थोड़ी रहती है उस पैसे की बेटा, जब पैसा ही पैसा रहेगा। तो फिर उससे वो टोकन करेंसी बंद करवानी पड़ी। बट जो ये हमारी फिर करेंसी रुपया वगैरह आई, इससे क्या रहा कि वैल्यू जो है वो सेट हो गई, उस सिक्के की वैल्यू नहीं रहती थी। उस सिक्के से जो कॉमोडिटी आप परचेज कर सकते हैं उसकी वैल्यू रहती थी। ठीक है, तो फिर वैल्यू के हिसाब से रहा। ये कॉइनेज के बारे में हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, शिकोकू द्वीप कहाँ पर स्थित है? शिकोकू द्वीप तो है ये जापान में स्थित है, और शिकोकू जो है सबसे छोटा है जापान में आइलैंड।
अगर शिकोकू की हम बात करें तो बेटा जापान जो है इसका वो देखो मैप में कि जापान में ये कुछ बड़े आइलैंड है, ठीक है, ये कुछ बड़े आइलैंड है, जैसे कि इसका नाम है होकाइडो। इसका नाम है होकाइडो, और होकाइडो में आई थिंक के दो है, डबल के है, एच ओ, होकाइडो। होकाइडो बड़ा है, सबसे बड़ा है इसका होन्शु। तो ये वाला जो आइलैंड है ये है होन्शु। शिको जापान जो है एक सिंगल कंट्री नहीं है, जापान बहुत सारे आइलैंड से बना हुआ है, छोटे छोटे आइलैंड से। होन्शु, और इसी होन्शु में ही है इनकी कैपिटल, दैट इज टोक्यो। ठीक है, टोक्यो इसी में है होन्शु में। और शिकोकू जो है ये छोटा सा आइलैंड है, ये छोटा है यहाँ पर, ये है शिकोकू। और ये है क्यूशु। क्यूशु ये जापान के बेटा 4 मेजर आइलैंड है, ठीक है। तो इसमें हम शिकोकू की बात कर रहे हैं, तो अगर हम बाकी 3 की बात करें, इसकी और इसकी, इनकी, तो इन तीनों में एक्टिव वोल्केनो है, एक्टिव वोल्केनो। बट शिकोकू इज द ओनली आइलैंड, इसमें कोई भी एक्टिव वोल्केनो नहीं है। और इसकी जो है कल्चरल इंपॉर्टेंस भी है शिकोकू आइलैंड की, जैसे कि हमें पता है कि बेटा बुद्धिज्म भारत से तो चला गया था, भारत में रहा, बना भारत में, लेकिन बुद्धिज्म भारत से विलुप्त हो गया। विलुप्त तो नहीं, अभी भी बुद्धिस्ट है हमारे यहाँ, मोनेस्ट्रीज हैं, सब कुछ है, बट एक जो डोमिनेंस थी उस समय बुद्धिज्म की वो नहीं रही। वो कहीं ना कहीं उसका रेलिवेंस खुद बुद्धिज्म में भी था, क्योंकि बुद्धिज्म 3 सेक्ट में डिवाइड हो गया था बाद में। दो पहले तो 2 मेजर सेक्ट बन गए थे, महायान और हीनयान। हीनयान जो है वो इनकी आइडल वर्शिप नहीं करते थे, वो सिर्फ उनको सिंबल से जानते थे कि जो गौतम बुद्ध है उनका फेमस सिंबल है हाथी, उनको हाथी से सिंबलाइज करते थे, या कमल के फूल से उनको सिंबलाइज करते थे। तो उनको उनको सिंबलाइज करने के लिए वो पहले सिंबल यूज करते थे। लेकिन इन महायान, जब महायान आया आफ्टर दी 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल, 4th बुद्धिस्ट काउंसिल में महायान आ गया, तो जब महायान बुद्धिज्म आया तो उन्होंने उनकी आइडल बनाने स्टार्ट कर दी। एंड हीनयान वाले जो है अलग हो गए, वो कहते कि बुद्धा ने कभी कहा ही नहीं था कि आइडल बनाओ। तो ये जो है इनका जापान में, फिर हमारा जो यहाँ पर है ना रेलेवेंस खत्म हो गया। फिर क्या हुआ बेटा, यहाँ पे बहुत सारे अटैक हुए हैं, तुम्हें पता ही है। हमारे गांधार में बहुत बड़ी बड़ी मोनेस्ट्रीज थी बुद्धिज्म की, गांधार अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, पेशावर में। लेकिन जो इन्वेजन हुए बाद में, वहां मोनेस्ट्रीज डिस्ट्रॉय कर दी गई, है ना। तो यहाँ पे एक रेलिवेंस खत्म हो गया। और फिर एक और रेलिवेंस था गुप्ता साम्राज्य के बाद से, जब पता हो कि चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य जब डिक्लाइन हुआ था, तो एक रूलर आया था, दैट इज पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग टोटल ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण था, ठीक है। तो उसने फिर बुद्धिज्म वगैरह पे मतलब वो लगा दिया कि मोनेस्ट्रीज वगैरह को वो नहीं किया, पेट्रोनाइज नहीं किया, ये सब। तो उसके बाद धीरे धीरे इसका रेलिवेंस खत्म हो गया ना। आफ्टर दैट आते आते ये 7th सेंचुरी के आसपास हर्षा के पीरियड में हर्ष ने बुद्धिज्म अपनाया, उसके बाद ये धीरे धीरे डेक्लाइन हो गया। तो ये कहाँ पे फ्लोरिश किया, क्योंकि याद हो अशोका ने मिशन भेजे थे कहाँ कहाँ, चाइना में, साइलोन, श्रीलंका वगैरह में। तो उसी से ये जापान तक भी पहुंचा। और अब अगर देखोगे तो मेजर जो इस पे कंट्रीज हैं ईस्ट एशिया की, चाइना, जापान और ये साउथ इसमें कोरिया में, ठीक है, साउथ कोरिया और ये ताइवान, हांगकांग, ये कुछ जो कंट्रीज है ये सारी बुद्धिज्म है, ठीक है। थाईलैंड, इवन थाईलैंड में भी है, और सारी, और तिब्बत तो पूरा बुद्धिज्म का वो है ना। तो ये जापान में जो है हम अगर देखते हैं तो बेटा यहाँ पे 88 बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज हैं, 88 बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज। तो इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस है वहां पे बुद्धिज्म का कि वहां पर 88 बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज है, या उनको कह सकते हैं मोनेस्ट्रीज भी कहते हैं हम, और टेम्पल्स, और बहुत प्यारे प्यारे बहुत सुंदर सुंदर टेम्पल है। कभी जापान जाने का मौका मिले तो देखना, है ना। और यहाँ पे कोई एक बुद्धिस्ट मंक थे, मंक जो होते हैं, बुद्धिस्ट मंक कोकुई, कुकई।
एंड जापान, इसी वजह से जापान काफी फ्लोरिश भी कर रहा है। तो ये वज्रयान बुद्धिज्म से बिलोंग करते हैं, ये वज्रयान। अब एक और सेक्ट था वज्रयान। वज्रयान बेसिकली जो रिचुअल्स होते हैं ना, कर्म कांड, जैसे कि हवन टाइप इस तरह का, तो वो उसमें बिलीव करते थे। हीनयान तो किसी में बिलीव नहीं करते थे। महायान मूर्ति पूजा या आइडल वर्शिप में बिलीव करने लगे थे, और वज्रयान तांत्रिसिज्म में, रिचुअल्स में बिलीव करते थे। तो ये जो कोकोई बुद्धिज्म है, ये वज्रयान बुद्धिज्म से है। अब नेक्स्ट है हमारा स्टेट ऑफ द इकोनॉमी रिपोर्ट कौन जारी करता है? ये आरबीआई जारी करता है एवरी ईयर। और स्टेट ऑफ इकोनॉमी रिपोर्ट जो है ये अभी काफी चर्चा में है, क्योंकि इन्होंने ये अभी लॉन्च किया है, ठीक है। और ये कह रहे हैं क्वार्टरली आता है। क्वार्टरली का क्या मतलब है? मतलब फोर्थ मंथ में ये इसको लॉन्च करते हैं क्वार्टरली। अब क्वार्टरली इसलिए करना होता है बेटा कि हमारे जो है, हमारा सीजनल चलता है। हमारे यहाँ मानसून है, हमारा मानसूनल टाइप ऑफ क्लाइमेट है, तो हमारे यहाँ सीजन के हिसाब से देखा जाता है कि अगर मानसून है तो जैसे फसल अच्छी आई है, राबी की ग्रोथ, तो उसके बाद एस्टिमेट लगाया जाता है कितना प्रोडक्शन होगा, हमारी एक्सपोर्ट इंपोर्ट कितना है, ग्रोथ कितनी है। तो अभी तक तो आरबीआई कह रहा है कि हमारी हेल्दी ग्रोथ है। और एक और चीज इसमें याद रखने वाली है, पेंडेमिक के बाद कोई भी कंट्री पूरी तरह रिवाइवल नहीं कर पाई, कोई भी कंट्री की इकोनॉमी पूरी तरह रिवाइव नहीं कर पाई, पर इंडिया इज द ओनली कंट्री, हमने बहुत रैपिडली इकोनॉमी रिवाइव कर ली है। अगर इन द सेंस श्रीलंका ढह गया, पाकिस्तान ढह गया, ठीक है, श्रीलंका की इकोनॉमी डाउन, पाकिस्तान की इकोनॉमी डाउन, अफगानिस्तान में तो तालिबान का भी रूल आ गया, प्लस पेंडेमिक भी रहा, वहां भी ऐसे ही है, यूक्रेन में, और वहां पे वॉर चल रहा है। इवन यूएस पे भी फर्क पड़ा था, यूएस की इकोनॉमी भी डाउन चली गई थी, लेकिन हमारी कंट्री ने रिवाइव कर लिया आफ्टर द पेंडेमिक, ठीक है। तो आरबीआई ने भी कहा है कि हेल्दी ग्रोथ है और वी आर गोना ग्रो। तो ये स्टेट ऑफ इकोनॉमी रिपोर्ट आरबीआई जारी करता है। अब जल संसद हाल ही में कहाँ आयोजित की गई है? ये जोधपुर में, जोधपुर राजस्थान में। शीला असोपा एक एजुकेटर है, उन्होंने 105 स्कूल में बच्चों की एक पार्लियामेंट लॉन्च की, बच्चों और टीचर्स की, उसे जल संसद का नाम दिया। और व्हाट इज जल संसद? जल संसद इज कि वहां पर, तुमको पता है बेटा, वहां पे वो है, मरुस्थल है आधा पार्ट, जोधपुर बाड़मेर जैसलमेर वाला जो रीजन है, जितना भी है, वहां पे पानी की बहुत कमी है। उसलिए पानी के वाटर के कंजर्वेशन के लिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए उन्होंने जल संसद लॉन्च किया है, ठीक है। तो शीला सोपा ने किया है जोधपुर राजस्थान में। अब जीन एडिटिंग की टेक्नोलॉजी को क्या कहते हैं? जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी को कहते हैं क्रिस्पर केज 9। और इसमें होता क्या है, तुमने बेटा डीएनए का वो सुना होगा, डीएनए के जो शेप होती है, एक काइंड ऑफ डीएनए रहता है दैट इज इन सर्कुलर फॉर्म, ठीक है। तो सर्कुलर फॉर्म में कुछ कुछ सेगमेंट रहते हैं। तो जो सेगमेंट जो हमें, जैसे कि फॉर इंस्टेंस हम मस्टर्ड, जीएम मस्टर्ड बना रहे हैं, जीएम मस्टर्ड हमारे यहाँ पे अप्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ने मना कर दिया था, बट अभी काम चल रहा है, शायद अप्रूव कर देंगे। तो जैसे कि फॉर इंस्टेंस जीएम मस्टर्ड बना रहे हैं, उससे पहले हम बीटी कॉटन का एग्जाम्पल लेंगे। बीटी कॉटन इज द ओनली क्रॉप, जो बीटी क्रॉप जो हमारे यहाँ पे अलाउड है। बीटी ब्रिंजल हमारे यहाँ अलाउड नहीं है, बैंगन बीटी ब्रिंजल के लिए आया था प्रस्ताव। तो केज 19 में क्या होता है, जैसे कि अगर हम डीएनए, सर्कुलर डीएनए की बात करें, तो उसके अलग अलग बेटा सेगमेंट होते हैं, ऐसे सेगमेंट होते हैं इस तरह से। फॉर इंस्टेंस कोई जो नॉर्मल क्रॉप है, नॉर्मल बीटी कॉटन है, उसे पता है कि इस जीन की वजह से इस पे पेस्ट ज्यादा लग जाते हैं, और इस जीन की वजह से ही जल्दी खराब हो जाता है। तो वो क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर सेगमेंट को काट देते हैं, इसी को कहते हैं हम जीन एडिटिंग। जीन एडिटिंग जो क्रिस्पर केज 9 जो टेक्नोलॉजी है, इस पर्टिकुलर जीन को ये यहाँ से काट देंगे, और जो जीन इन्हें इंट्रोड्यूस करना है, जो जीन पेस्ट कंट्रोल कर सके, जो जीन जल्दी से उसकी बॉल्स खराब ना हो, वो ये यहाँ पे एडिट कर देते हैं, और इसी को कहते हैं हम जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी। बिल्कुल सिंपल टर्म्स में, एडिट मतलब किसी चीज को, पार्ट को हटा के, जैसे हम मूवी एडिट करते हैं, वीडियो एडिट करते हैं, जो पार्ट हमें नहीं चाहिए उसे हटा दिया, जो पार्ट हमें उसमें चाहिए उसे हमने वहां से काट के उसकी जगह पे लगा दिया। तो ये जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी, और ये भी इसलिए फेमस है क्योंकि जीएम मस्टर्ड जो है उसके बारे में ज्यादा बात हो रही है, जीएम मस्टर्ड लॉन्च करें या ना करें। तो ये हो गया। और नेक्स्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना, नमो 108 हाल ही में विकसित किया गया है, यह क्या है?
नमो 108। तो मणिपुर में इसकी कहानी शुरू होती है मणिपुर से। मणिपुर में इनको एक फूल मिला था कमल का, उसकी 108 पेटल्स थी। 108 पेटल, जैसे कि तुमने बताया था कि इसकी 108 पूजाएं होती हैं कमल के फूल की। तो हमारा कल्चरल रिलेवेंस है, सांस्कृतिक रिलेवेंस है। तो जो ये वैरायटी, फिर इसी वैरायटी को लखनऊ में एक इंस्टीट्यूट है, अब उस इंस्टीट्यूट का मैं प्रॉपर नाम बता दी हूँ क्योंकि नाम भी पूछ लेते हैं, और क्योंकि अब तो बेटा एग्जाम बहुत ज्यादा डीप डीप में आने लगा है, तो हमें तो हर चीज के लिए तैयार रहना पड़ेगा। नमो 108, हाँ ये है CSIR, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये लखनऊ बेस्ड नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये अपने यहाँ ले आए थे और इन्होंने फिर इसकी यही वैरायटी को इन्होंने डेवलप कर लिया, और जिसको इन्होंने नाम दिया नमो 108। और नमो इसका नाम कैसे पड़ा, वहां पे किसी ने पैनल में ये बोला, someone called in the panel ओम नमो, ठीक है। तो इसका नाम फिर नमो रख दिया। और फिर इसका एक और रेलिवेंस है कि उन्होंने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी नमो कहते हैं प्यार में, तो उनके नाम पर उनकी रिस्पेक्ट के लिए उन्होंने इसका नाम नमो 108 रखा है। और सिर्फ इसलिए नहीं कि डेवलप कर दिया, नाम रख दिया, दैट्स इनफ। लोटस का अब एक और परफ्यूम भी बनेगा जिसे इन्होंने नाम दिया है, इसका नाम अलग सा था, क्या था, फ्रोटस। इसका एक परफ्यूम बनाएंगे, मतलब इस इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए एक परफ्यूम भी बनाया जाएगा जिसका नाम रखा है फ्रोटस, ठीक है। ये लोटस से बनाया गया परफ्यूम बनेगा ताकि लोटस की जो इकोनॉमिक वैल्यू है उसको भी बढ़ावा दिया जा सके। और वैसे लोटस की इकोनॉमिक वैल्यू है, जो लोटस की नीचे की रूट्स होती हैं वो एज ए वेजिटेबल भी यूज होती है। लोटस के जो सीड्स होते हैं वो एज अ नट खाए जाते हैं, ठीक है, नट्स के रूप में। और लोटस की फ्लावर की तो बेटा पता ही है 108 पूजाएं होती है हमारे यहाँ पे। और ये नई वैरायटी की किस्म नमो 108 लॉन्च की गई है अभी हाल ही में, ठीक है। तो दिस इज फॉर ऑल टुडे।